नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना बिहार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बेतिया के चरैन बांध पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय मलूका टोला में मंगलवार को मध्याह्न भोजन के सोयाबीन वाली सब्जी में कीड़े मिलने की घटना सामने आई है। इससे छात्र छात्राओं में हड़कंप मच गया और उन्होंने भोजन को फेंक दिया। आपको बता दें, विद्यालय की प्रभारी एचएम अर्चना कुमारी ने घटना की जानकारी एचएम बैद्यनाथ त्रिपाठी को दी। श्री त्रिपाठी कुमारबाग में ट्रेनिंग में थे। उनके निर्देश पर लगभग 70 पैकेट मध्याह्न भोजन को फेंक दिया गया। रसोइया और उसकी सहायिका ने भी स्वीकार किया कि पीएम पोषण योजना के तहत एनजीओ द्वारा भेजे गए भोजन में कीड़े थे। एचएम त्रिपाठी ने बताया कि कुछ बच्चों ने पैकेट खोला तो सोयाबीन में कीड़ा दिखाई दिया। बच्चों के भयभीत होने पर सभी पैकेट फेंक दिए गए। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एएनएम जीएनएम कॉलेज सदर अस्पताल मोतिहारी में लैंप लाइटिंग एवं ओथ टेकिंग शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल एवं सिविल सर्जन डॉक्टर रवि भूषण श्रीवास्तव ने फीता काटकर किया। इस मौके पर ब्लू स्काई डे सप्ताह के अवसर पर पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में डीपीएम ठाकुर विश्व मोहन, प्रधानाध्यापक प्रियंका सुमन भारती, प्रधानाध्यापक संतोष तारिकोटी, डॉक्टर राहुल राज, यूनिसेफ प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार, प्रधान लिपिक संजय कुमार यादव सहित कई जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। समारोह में मौजूद अधिकारियों ने स्वच्छ पर्यावरण और नर्सिंग सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। अब आइए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की ओर। आपको बता दें, सिविल सर्जन जहानाबाद के निर्देश पर शहर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से एक दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर इसकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सौजन्य से जिला सहकारिता भवन परिसर में लगाया गया। आपको बता दें, शिविर का मुख्य उद्देश्य आम जनता को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान करना था। सुबह से ही मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में लोगों ने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की जांच कराई। खास बात यह रही कि जांच पूरी तरह निःशुल्क की गई और जरूरतमंद मरीजों को फ्री दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और चिकित्सकों की टीम ने लोगों की सेवा में विशेष योगदान दिया। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। तो जहानाबाद जिले में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उत्पाद विभाग कार्यालय परिसर में 7,600 लीटर अंग्रेजी शराब नष्ट की गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पूरी कार्रवाई एसडीएम राजीव रंजन सिन्हा और उत्पाद अधीक्षक दिलीप कुमार पाठक की मौजूदगी में की गई। शराब को विभागीय कुएं में डालकर जेसीबी से नष्ट किया गया। वाहन से राजस्थान निवासी हनुमान कुमार और प्रकाश कुमार को गिरफ्तार किया गया। दोनों से तफ्तीश जारी है कि पूरी तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन C3 और पीसीआई के संयुक्त तत्वावधान में बंजरिया प्रखंड के सिसवा पंचायत में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम निगम द्वारा चलाए जा रहे 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान का हिस्सा था। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चियां इस कार्यक्रम में शामिल हुई। महिलाओं और किशोरियों को एनीमिया, कैंसर स्क्रीनिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मगध क्षेत्र में बीजेपी और एनडीए अब तक पूरी मजबूती से कब्जा नहीं जमा पाए थे, लेकिन इस बार पार्टी ने पूरी रणनीति बना ली है। उन्होंने विश्वास जताया कि मगध की सभी सीटों पर एनडीए उम्मीदवार विजयी होंगे। पत्रकारों से बातचीत में शाहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्राओं को ठगी यात्रा और असफल यात्रा करार दिया। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। मुस्लिम यादव माई नहीं है, YM समीकरण है। उसको MY कहना बंद करे। ये मीडिया का दुष्प्रचार है, MY समीकरण कहना। हम उसको YM समीकरण कहते हैं, क्योंकि नेतृत्व तो रहता है Y के पास ही।
कभी लालू यादव, फिर राबड़ी यादव, फिर तेजस्वी यादव। मुसलमान तो सिर्फ झोला उठाए हुआ है, जिंदाबाद जिंदाबाद कराया जाता है, उनसे कबाब मंगा के खाया जाता है और तो कुछ कर नहीं रहे। मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन आबादी में अगर YM समीकरण है और वोट भी ज़्यादा है मुस्लिम समाज का, तो उनको रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा नहीं मिलता, नेता का पद भी नहीं मिलता, सिर्फ बीजेपी से डरा कर वोट लिया जाता है। इस बार वो डरने वाले नहीं हैं, बल्कि बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक भी मोदी और नीतीश कुमार के साथ हैं। राजकीय कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़पुर के स्टेडियम में प्रखंड स्तरीय सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में अंडर 19 कबड्डी बालक खेलकूद में प्रखंड के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों की टीमें भाग लेंगी। अंडर 19 बालक कबड्डी प्रतियोगिता में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय नोवाडीह की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 पॉइंट के अंतर से जीत हासिल की और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। तो वहीं राजकीय कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़पुर की टीम दूसरे स्थान पर रही। विजेताओं को विधायक सुनील मणि तिवारी ने गोल्ड ट्रॉफी और गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। मोतिहारी पहाड़पुर से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। बिहार के पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता बुधवार को भागलपुर पहुंचे। उन्होंने जिला अतिथि गृह में पंचायती राज विभाग से जुड़ी योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान मंत्री ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी और धरातल पर चल रहे कार्यों का मूल्यांकन भी किया। मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार सरकार ने पंचायती राज विभाग के माध्यम से कई महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारा है, जिनका लाभ अब गांव-गांव तक लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और कल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। इस अवसर पर उन्होंने महागठबंधन पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन को पसंद नहीं करती। यहां तक कि महागठबंधन के नेताओं को यह भी पता नहीं कि यदि उनकी सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, आज भागलपुर में हम लोग आए हैं और पंचायती राज से संबंधित कई कार्यक्रम जो चल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पंचायती राज समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की कैसे रोशनी पहुँचे, इसके लिए दृढ़ संकल्पित है। और पंचायती राज की पूरा टीम हम लोग लगातार लगे हुए हैं। 15वीं से कस्टम से हम लोग अनुदान की राशि देकर पंचायतों में जिला परिषद के द्वारा, पंचायत समितियों के द्वारा विकास की रोशनी घर घर पहुँचे, इसके लिए लगातार लगे रहे। भागलपुर से सनसनीखेज खबर सामने आई है। आपको बता दें, इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी परबत्ता गांव में जमीन विवाद को लेकर एक भाई ने अपने ही बड़े भाई पर गोली चला दी। घटना के अनुसार छोटे भाई धीरज कुमार ने बड़े भाई छविलाल दास को निशाना बनाया। गंभीर रूप से घायल छविलाल को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया गया। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर परिजन पहले घायल को नवगछिया अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर और फिर पटना रेफर कर दिया गया। गोलीबारी के बाद आरोपी धीरज मौके से फरार हो गया। पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। ये घटना कैसे हुआ है सर? अभी तो कोई लड़ाई झगड़ा सर नहीं ले, हमरो आदमी सखनी चले नहीं खड़ा ले, सब बाल बच्चा रोड लेके रोडे पर खड़ा ले सर। हम सर बर्तन सब मले लिए सर। उ पाछुए से ले धीरज कुमार, हमरो आदमी पाछुए सर मारी दिल के गोली। कितनी बजे सुबह? 7 बजे लगभग 7 बजे सर। उसके बाद जानकारी कैसे मिला? जानकारी सर हमरो घर में चलिए, हमरो बाल बच्चा सब बेनमो हुआ लगले, आवाज कर ले के हमरो आदमी हमरो बेहोश हो गए, मरो सब बाल बच्चा भागा लगले। तब हम भागी के आदमी को अथी कर लिए, उठलिए, पानी दिलिए, बेहोश होश में अले सर। तो हम सब पहले से घटना बोलेंगे सर, ये पाछे से पहले से घटना बोलेंगे ना, पहले से भी घटना होता है? पहले से घटना जो हो रहा था, हमरे नाम से सरकार ने जमीन दिया है, ठीक है। हम अलग रहते हैं, भी अलग रहता है। ये बार बार जब से शादी किया है सर, हमको भी मारपीट करता था, हमारा आदमी को भी मारपीट करता था, कपार भांग दिया हमारा आदमी को। बहुत बार तक थाना में केस किए, लास्ट में हाफ मर्डर किया था। इसको पर भाई केस, इसको आदमी पर भाई केस। अच्छा, इन दोनों पे केस भी है? हाँ, केस भी है थाना में। छोटा भाई जो है, जो मारा है, इसको भी मारा है।
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, नेपाल में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राजधानी काठमांडू समेत कई बड़े शहरों में आंदोलनकारियों का गुस्सा सड़कों पर फूट रहा है। सरकार के खिलाफ उठे इस विरोध ने अब हिंसक रूप ले लिया है। प्रदर्शनकारी जगह जगह टायर जला रहे हैं और जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। कई इलाकों में पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़पें भी हो रही है। स्थिति को काबू करने के लिए प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन गुस्साए लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। ऐसे में बिहार के रक्सौल क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी अलर्ट जारी है। रक्सौल से भूपेंद्र पांडे की रिपोर्ट। बगहा के औरहैया प्राथमिक विद्यालय की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रधानाध्यापक अविनाश कुमार ने बताया कि स्कूल की छत और दीवार जर्जर हो चुकी है और कभी भी गिरने का खतरा है। इसके बावजूद स्कूल में 100 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और सभी बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है। विद्यालय में कोई खिड़की नहीं है और गेट भी टूटा पड़ा है। प्रधानाध्यापक ने कहा कि इस मामले में शिक्षा विभाग को पहले से दरखास्त दी जा चुकी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मीडिया टीम के दौरे के दौरान यह देखा गया कि स्कूल में 2 शिक्षिका शालू वर्मा और सारिका जायसवाल और एक शिक्षक बच्चों की परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद स्कूल छोड़कर चले गए, जबकि विभाग का आदेश है कि सभी शिक्षक शाम 4 बजे तक स्कूल में रहेंगे। प्रधानाध्यापक ने इस पर कहा कि विभागीय आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा और शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रही है। पश्चिमी चंपारण बगहा से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नेपाल इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। जेएनजी आंदोलन के नाम से शुरू हुए विरोध ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, लेकिन राजधानी काठमांडू और पश्चिमी नेपाल में हिंसा और अराजकता जारी है। संसद, राष्ट्रपति भवन, नेताओं के घर और सरकारी दफ्तरों पर पत्थरबाजी और आगजनी की जा रही है। सोमवार को संसद भवन के बाहर पुलिस फायरिंग में 19 युवाओं की मौत हो गई, तो वहीं कोटेश्वर में 3 पुलिसकर्मी मारे गए। नेपाल आर्मी ने स्थिति संभालने के लिए देशव्यापी कर्फ्यू और धारा 144 लागू कर दी है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बंद हुआ है। जेएनजी आंदोलन के नेताओं ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम नेता चुना। उनकी राजनीतिक दलों से दूरी और साफ सुथरी छवि उन्हें युवाओं की पहली पसंद बना रही है। सीमा पार भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार अलर्ट मोड पर है। रक्सौल से भूपेंद्र पांडे की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। मौजूद है इंडो नेपाल बॉर्डर यानी रक्सौल बीरगंज बॉर्डर पे, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो सुनसान जो एरिया दिख रहा है, यह जगह पहले पूरा खचाखच भीड़ से भरा रहता था, टेम्पो ई रिक्शा इस पर लगा रहता था, लेकिन आज पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से। लेकिन हम लोग उधर जाने का भी प्रयास किए, उधर भी जाने का प्रयास किए तो वहाँ हम लोगों को रोक दिया गया और कहा गया कि आप लोग इधर आकर के रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम इंडिया का जो भाग है यहीं से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चलिए किस तरह से अभी भी स्थिति वही है जो पहले था। धीरे धीरे समान होने की कगार पे जा रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी वैसा ही बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो उधर से लोग आ रहे हैं उन लोगों से जानने का प्रयास किए तो लोगों का कहना है कि जो लोग इंडिया का जो नेपाल में फंसे हुए हैं, भारत सरकार को चाहिए कि कैसे उन लोगों को निकाला जाए, नहीं तो कल हम पर भी इस तरह का वार वहाँ का जो युवा है वह कर सकता है। इसलिए वो लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ का जो स्थिति है बहुत खराब है, इसलिए हम लोगों को नेपाल से इंडिया लाने का व्यवस्था की जाए। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं बीरगंज से। बीरगंज से। क्या स्थिति है अभी? अभी तो नॉर्मल है, कल कुछ ज्यादा था पर आज थोड़ा ठीक है। बट आन जान करने दे रहे हैं। कल तो सफा बंदी था पर आज ठीक है। अच्छा, बंदी का आखिर कारण क्या था कि तब पूरा नेपाल में विद्रोह भड़क गया? देखिए मेन तो था भ्रष्टाचारी, जिसके लिए हुआ था वो तो लगभग हो ही गया, क्योंकि जितने भी थे पीएम मंत्री सब थे, सब रिजाइन दे चुके हैं, सब भाग ही चुके हैं। तो मेन जो टारगेट था वो तो हो ही चुके हैं। अब बस अभी है कि कौन पीएम बने, कौन क्या बने, बस उसमें हो गया। भ्रष्टाचार था या सोशल मीडिया को बैन किया गया था, वो भी था। हाँ। सोशल मीडिया भी बैन हुआ, जिस वजह से काफी बंदे भड़क गए, क्योंकि इससे बात नहीं हो पा रहा था, क्योंकि काफी बंदे जो थे बाहर थे, विदेश थे, तो उनसे कॉन्टैक्ट के लिए तो ही चाहिए था। और कितने बंदे की रोजी रोटी भी था, यूट्यूब से कमाना, पैसा कमाना सब बंद कर दिया। तो क्या हुआ कि जो था गुस्सा था वो हो गया। क्या लगता है कि जो करतूत करते थे ना, तो सोशल मीडिया में पोस्ट होती थी, इसने ये किया, उसने वो किया है, तो उस वजह से भी बंद किया गया था कि बात आगे तक न जाए, ज्यादा ना फैले, भ्रष्टाचार ना फैले, क्योंकि वो भी आज के टाइम में कुछ भी होता है सोशल मीडिया पे ही पोस्ट होती है। तो उस वजह से भी लॉक किया गया था कि ज्यादा ना फैले। किसको पीएम के रूप में आप लोग देखना चाहते हैं? अब देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो सब बालन को ही सपोर्ट करें, पर देखिए बालन ने मना किया कि अभी हम तैयार नहीं है। तो देखिए सुशीला एक है, तो देखिए क्या होता है, अभी कोई फिक्स नहीं है।
कुछ भी हो सकता चलिए, कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हैं जब सोशल मीडिया पर नेपाल सरकार का करतूतों को लोग दिखा रहे थे, पोस्ट कर रहे थे, उसको लेकर के नेपाल सरकार के द्वारा क्या बताया जा रहा है, हम इसका पुष्टि नहीं करते, लोगों का कहना है कि बताया जा रहा है कि इसलिए बैंड कर दिया गया सोशल मीडिया को, और सोशल मीडिया जैसे ही बंद किया गया, जैसे ही नेपाल का युवा भड़क गए, और भड़कने के बाद क्या कुछ हुआ आपके सामने है। चलिए, अभी फिलहाल स्थिति वही है, थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ है, लेकिन खास नॉर्मल नहीं हुआ है। चलिए, इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, इंडो नेपाल बॉर्डर रक्षा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, पश्चिमी चंपारण के जिला पुलिस अधीक्षक और सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय सिमुल तला जमुई के प्राचार्य ने बेतिया पुलिस केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु सिपाहियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनुदेशकों और नवनियुक्त प्रशिक्षु सिपाहियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर पुलिस उप अधीक्षक पुलिस केंद्र बेतिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बेतिया पुलिस ने एक बार फिर अपने लोक और विधि व्यवस्था के संधारण में सर्वोत्कृष्ट स्तर पर प्रतिबद्धता का परिचय दिया। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। बिहार शरीफ के भैंसासुर इलाके के 7 युवक 5 सितंबर को नेपाल घूमने गए थे, लेकिन वहां अचानक शुरू हुए हिंसक प्रदर्शन और आंदोलन के कारण फंस गए हैं। 4 युवक सुबोध कुमार, संजीव कुमार, विपिन सिंह और धीरज कुमार फिलहाल लोअर मकवानपुर नेपाल के एक लॉज में शरण लिए हुए हैं। ये जगह रक्सौल बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। युवकों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और कई दिनों तक उन्हें खाना और पानी भी ना मिला। काफी प्रयास और मिन्नत के बाद उन्हें एक लॉज में आश्रय मिला। रुपए खत्म होने के कारण वे जान पहचान वालों से ऑनलाइन पैसे मंगाकर अपना खर्च चला रहे हैं। उनके परिजन गहरी चिंता में है और प्रशासन एवं सरकार से सुरक्षित घर वापसी की अपील कर रहे हैं। बिहार शरीफ से ब्यूरो रिपोर्ट। गए हैं सब यही लोकल के नालंदा जिला के, और उसमें मेरा भाई भी है सुबोध कुमार, और ये लोग पशुपति गए थे। ये लोग क्या जानकारी कि यहाँ क्या हो जाएगा, दर्शन भी किए, उनका पैसा भी चोरी हो गया, दर्शन वगैरह किए। उसके बाद गाड़ी से जा रहे थे, बड़े छेक छाके मतलब गाड़ी में चोर दिया और इन लोग को मारा पीटा भी। अच्छा, हम सरकार से यही चाहते हैं कि भाई जो भी मेरा व्यक्ति है या भैंसासुर या जो भी मेरा भाई है सब सुरक्षित है। अच्छा, इतने चाहते हैं। तो बातचीत हो रही है आप लोग से? हाँ, बातचीत हो रही है। अच्छा, हो रही है। अच्छा, तो अभी नेपाल में क्या जानकारी मिली आपको नेपाल के बारे में? नेपाल की जानकारी तो यही हो कि बहुत दंगा फसाद हुआ वहाँ तो प्रधानमंत्री का नहीं समझ रहे, तो यहाँ के लोग को क्या समझेगा वो। नेपाल की घटना के बारे में यही जानकारी मिली है। इतना ज्यादा कर्फ्यू लगा हुआ, मंत्री को मारा जा रहा है, संसद भवन जलाया जा रहा है। इतना कांड होने के बावजूद वहाँ सब मेरे परिवार फंसे हुए हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे इनके दोस्त लोग सब फंसे हुए हैं। हम तो यही चाहेंगे जो भी भाई ससुर के दोस्त लोग इनके गए हैं, मेरे हस्बैंड के, और नालंदा जिला के जो भी लोग गए हैं, सरकार से यही डिमांड है बस वो लोग को सुरक्षित यहाँ बिहार शरीफ तक पहुँचाया जाए। सरकार से मांग कर? जी हाँ, सरकार से यही मांगे, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि जब उन लोग को नहीं समझा जा रहा है तो इन लोग को क्यों कैसे समझा जाएगा। तो कब गए थे लोग? ये खौफ में जी रहे हैं कि कब वो लोग कितना सुरक्षित है, क्या हो रहा होगा उनके साथ। कब गए थे ये लोग? शुक्रवार को गए थे। अच्छा, वहाँ फंस गए हैं। जहानाबाद जिले के दौलतपुर के पास देर रात एक दर्दनाक हादसे में मिथिलेश चौधरी नामक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। उनके जाने की खबर सुनते ही पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार मिथिलेश चौधरी राजा बाजार दक्षिण दौलतपुर के निवासी और टेम्पो चालक थे, जो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे टेम्पो चलाने के बाद वे घर लौटे और शौच के लिए नदी किनारे चले गए। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में डूब गए। परिजन रात भर उनकी तलाश करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सुबह स्थानीय मल्लाहों की मदद से खोजबीन की गई और रेलवे पुल के समीप से उनका शव बरामद हुआ। शव मिलने के बाद परिजन और मोहल्ले के लोग सन्न रह गए और मातमी सन्नाटा छा गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मोहल्ले के लोग प्रशासन से नदी किनारे सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। थाना वाला बोले कि सुबह में गोताखोर आएगा। जी रात भर तो हम लोग खोजे तभी नहीं मिला। इतनी घड़ी सुबह पे हम लोग फ़ोन किए प्रशासन के पास, तो प्रशासन आए, गोताखोर अभी तक नहीं आया। वो 4-5 गो पनडुब्बा थे, वो लोग खोजे हैं। हाँ। अच्छा, ये कैसे हुआ घटना? शाम को तो ऑटो चला कर आए, अब घर से बोले कि आते हैं बाहर से बाथरूम से। अब बाथरूम गए 1 घंटा के बाद हम लोग देख रहे खोज रहे नहीं मिल रहे, तो हम लोग नदी देने देखे तो हम लोग का अंदाज लगता है कि गिर गए नदी में, क्या हो गया है। हम लोग खोजने के लिए रात भर परेशान हुए। कल शाम में टेम्पो चला के आए, शौचालय गए तो मालूम चला कि खोज रहे हैं, पते नहीं चल रहे थे।
खूब रात भर खोजे, पता नहीं चला। उसके बाद सुबह में देख रहे हैं कि नदी में इस तरह से मिले हैं। शौचालय करने क्रम में गिर गए? हाँ, शौचालय गए थे। कौन सी नदी में गिरे? ये दरधा नदी है। तो कब से तलाश कर रहे थे आप लोग? इस शाम 7 बजे से मतलब कि ऐसा हुआ, गाड़ी चला के आए हैं। उसके बाद से शौचालय लगा के गाड़ी इधर आए, उसके बाद पता नहीं मिल ही नहीं रहे थे। थाना पुलिस रिपोर्ट किए हम लोग। मोतिहारी में रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के भलुआ वार्ड नंबर 27 में एक मामूली विवाद खौफनाक हत्याकांड में बदल गया। शराब के नशे में धुत कुछ पड़ोसियों ने मनोज मंडल के परिवार पर हमला किया। इस दौरान 40 वर्षीय श्रीपति देवी और उनकी बेटी को चाकुओं से गोद दिया, जिससे श्रीपति देवी की घटनास्थल के बाद इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद पूरा गांव स्तब्ध और आक्रोशित है। परिजन सदर अस्पताल पहुंचे और घायल को तुरंत मोतिहारी रहमानिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। रघुनाथपुर पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 मुख्य हत्या आरोपी शामिल हैं। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा और नामजद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। एसडीपीओ और एसएचओ मामले की छानबीन कर रहे हैं। मोतिहारी रघुनाथपुर से अमरजीत सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।